always very much concerned about the environmental issues, and that is why the efforts made by India under his Prime Ministership was always there in the heart of प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त रुद्राक्ष केंद्र में हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी that the people of the country prosper, and is always very much concerned about the environmental issues, and that is why the efforts made by India under his Prime Ministership was applauded in the Paris Agreement, Paris Convention. And there you see Prime Minister wiping off his hands. Now is the time that he would go and inaugurate this International Convention Center, which has been built with the help of Japanese government. And there you see Prime Minister truly following the protocol of COVID. He has always asked people to always wear a mask in public, and also seen in the picture is the Japanese ambassador. So the Prime Minister slowly walking towards, and there's a beautiful picture here, Prime Minister accompanied by the Japanese ambassador, His Excellency Suzuki, the Indian tricolor and the Japanese flag. What a moment, Ramendra. जिस तरीके की जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जापान हमारा पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन रिश्तों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, जापान के रिश्ते हमारे लिए सामरिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जापान से इस जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं, ये शुभारंभ, ये अभिनंदन भी है और प्रधानमंत्री जी भी शायद उतने ही प्रसन्न होंगे। समय से दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लगातार। कुमार अभिषेक, सुबह से आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये पड़ाव बहुत अहम हो जाता है। कुमार अभिषेक। बिल्कुल नवजोत, ये पड़ाव बेहद ही अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे का सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पहलू था तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि वाराणसी को एक नायाब चीज पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है जो काशी में बनकर तैयार हुआ है जापान की मदद से। शिंजो आबे जब आए थे 2015 में तो इसके बारे में इसकी रूपरेखा रखी गई थी और ये बनकर के तैयार हुआ है। बता दें इसकी खासियत ये है कि ये 13,000 वर्ग मीटर में बना है और इसमें ये उत्तर प्रदेश या यूं कहें देश का सबसे अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये सैलानियों के लिए है, पर्यटकों के लिए, और साथ साथ अगर कोई बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित करने हैं, बहुत बड़ी मीट होनी है, उसके लिए वाराणसी में इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त उसमें मौजूद हैं, वहां पर बाकायदा रुद्राक्ष का एक पौधा लगा रहे हैं जब वो पेड़ होगा। इसके बाद अगर आप इस कन्वेंशन सेंटर के ये वास्तु या इसके स्थापत्य कला को देखें तो बिल्कुल अलग तरीके का ये बिल्डिंग वाराणसी में दिखाई देता है। इसमें कुल 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और उस रुद्राक्ष की भी कह सकते हैं कि अपनी एक महत्ता है, क्योंकि ये शिव की नगरी है, काशी भगवान शिव की नगरी है और शिव को अगर देखें तो रुद्राक्ष के मालाओं से वो लदे होते हैं। तो इसलिए भी इसका एक महात्म्य है, क्योंकि ये शहर इस रुद्राक्ष से जुड़ता है और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का जो मेल है उसे दिखाने की एक कोशिश है। आने वाले वक्त में जो रुद्राक्ष सेंटर कन्वेंशन सेंटर बना है, ये किस तरीके से सैलानियों को आकर्षित करता है, किस तरीके से ये सेंटर अपने आप में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन करके निकलता है, ये इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत अहम। और प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, बहुत अहम। और कुमार अभिषेक, साथ ही साथ ये दौरा इसलिए भी बन जाता है, देखिए, क्योंकि जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। अब फिलहाल ये दो तस्वीरें देखिए, पौधा भी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बहुत अहम पड़ाव, हालांकि सुबह से प्रधानमंत्री जिस तरीके से अलग अलग मंचों से काशी को संबोधित, काशी को सौगात और तमाम चीजें लेकर एक गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में यह पड़ाव अहम जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये बहुत अहम हो जाता है, खासतौर पर तब जब हम देख रहे हैं कि हर बार प्रधानमंत्री कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ, दूसरी लहर, उसमें योगी सरकार की तारीफ करते भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल नवजोत, आप देखें तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और खास करके कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी को कोरोना से बचाया है, ऐसा प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कहा है। और जितनी जबरदस्त तरीके से उनकी तारीफ की है, उन्हें यशस्वी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री कहा है, तो ये निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी सियासत का संकेत भी है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले आप देखें उत्तर प्रदेश में एक सियासी तूफान खड़ा हुआ था और बहुत सारे बदलाव की चर्चा थी, तो आज प्रधानमंत्री ने सब कुछ पर विराम लगा दिया और सीधे सीधे एक तरीके से ये संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी नाम ही चलेगा। आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में योगी का न सिर्फ चेहरा आगे होगा बल्कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सियासी संकेत है। बिल्कुल, ये संकेत और ऐसे में तैयारियां। और कुमार अभिषेक, साथ ही साथ देखिए एक और चीज का जिक्र, काशी के लिए चाहे वो 2014 के बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने से विकास और काशी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर किस तरीके से चमकी, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर सुखद अवसर है विशाल, और प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ संवाद यहाँ होगा, क्योंकि वाराणसी प्रबुद्ध लोगों की धरती मानी जाती है, शिक्षा की, संस्कृति की, साहित्य की धरती मानी जाती है, और इसका शुभारंभ भी यहीं से होगा। ये एक बड़ी शुभ संकेत है कि इसका काम यहाँ शुरू होगा। हम वापस चलते हैं विशाल स्टूडियो की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से और ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अब से कुछ ही क्षण बाद मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और यहाँ से भी होगा एक संबोधन। बहुत अहम आज का दिन, कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन किया परंपरा के मुताबिक पौधारोपण, और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। इस खास मौके पर जापानीज एम्बेसी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं और हम उन सबका भी स्वागत करते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। तो दो तस्वीरें कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बाहर किस तरीके से प्रधानमंत्री पौधारोपण करते हुए परंपरा के मुताबिक, और अब अंदर की तस्वीरें जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मंच पर, साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ है। अभिषेक, ये तस्वीरें यकीनन जिस पल का इंतजार और उसकी ऐतिहासिक तस्वीरें जो हम इस वक्त देख रहे हैं, और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन दें। कुमार अभिषेक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से
जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है, जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप सुन रहे थे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। बता दें कि 186 करोड़ की इसको मदद दी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए जापान ने 186 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। 2015 वो साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोनों ने वाराणसी दौरा किया था और इसी दौरान इसकी नींव रखी गई थी। खासियत, अहमियत क्या है उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें कि ये सेंटर शिवलिंग के आकार का बना है। 3 एकड़ में बना हुआ ये सेंटर और इसके बाहर 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं जो कि एल्यूमिनियम के बने हैं। पीएचयू में 100 बेड। तो ये दूसरी तरफ साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री के इस दौरे में कौन कौन सी सौगातें ऐसी हैं जो कि आज काशी को मिली हैं। इस बीच ये तस्वीरें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की 2015 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोनों जब यहां पर पहुंचे थे काशी के इस दौरे पर, तब इसकी नींव रखी गई थी। और बता दें कि नाम इसका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सेंटर का आकार शिवलिंग में बना है। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुछ और खासियतें कुमार अभिषेक मैं चाहूंगी कि आप बताएं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। देखिए नवजोत, रुद्राक्ष सेंटर जो बना है, इसके अगर आप वास्तुकला को देखें तो ये बिल्कुल शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। इसमें जो 108 रुद्राक्ष हैं वो अलग अलग लगाए गए हैं। इसके छत के अगर आप मेहराब को देखें तो एल्युमिनियम से बने हुए रुद्राक्ष को चारों तरफ लगाया गया है। सिर्फ नाम रुद्राक्ष नहीं है, बल्कि कोशिश ये की गई है कि रुद्राक्ष जैसा जो पवित्र और आरोग्य एक पेड़ होता है, एक औषधि होती है, इससे कहीं ना कहीं इसे जोड़ा जाए। 2015 में जब शिंजो आबे आए थे और प्रधानमंत्री ने उन्हें वाराणसी की सैर कराई थी, जब गंगा की लहरों पर इन लोगों ने सवारी की थी, और तभी ये कंसेप्ट निकला था कि आखिर किस तरीके से भारत और जापान की जो मैत्री है, ये इसका प्रतीकात्मक एक स्वरूप वाराणसी में दिखाई देना चाहिए। और वही ये जो कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष, उसके रूप में दिखाई दे रहा है। खुद आज इसके एम्बेसडर मौजूद थे इस कार्यक्रम में। साथ साथ जो अभी प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनका एक वीडियो मैसेज भी प्ले किया जाना है। तो ये सब कुछ इस कन्वेंशन सेंटर में खास हो रहा है। लेकिन कन्वेंशन सेंटर आखिर वाराणसी में क्यों बनाया गया, ये बड़ा सवाल है। दरअसल वाराणसी में कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इसे ध्यान में रख करके इस कन्वेंशन सेंटर की रूपरेखा तैयार की थी, और फिर जापान के सहयोग से, उनके तकनीक के सहयोग से और भारतीय जो परंपरा है, काशी की जो परंपरा है, उसके मेल से इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग बड़े शहरों को बड़े बड़े सम्मेलनों के लिए जाना जाता है, तो अगर आने वाले समय में कोई बड़ा सम्मेलन वाराणसी में हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि इस ऐसे कन्वेंशन सेंटर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन यहाँ हो सके, और साथ साथ पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए ये एक देखने और बड़े सम्मेलनों को करने का एक जगह हो सके। और अभिषेक, इसीलिए इस बात का जिक्र भी हम कर रहे थे, क्योंकि देखिए जिस दौरान 2015 में शिंजो आबे आए थे, तब भी काशी में उनको लेकर आना और फिर उसके बाद काशी को दुनिया के नक्शे पर और ज्यादा चमकाना। आज भी प्रधानमंत्री ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया जिस दौरान वो अपनी बातें रख रहे थे, और काशी के लिए और ज्यादा सौगातें, वाराणसी के लिए कितना कुछ प्रधानमंत्री ने, कितनी सौगातें अभी तक दी हैं, वो भी आज प्रधानमंत्री ने इसका बखान किया। तो 2014 की अगर बात करें और फिर उसके बाद 2019, जहां पर सियासी रिश्ते रहे, वहीं एक इमोशनल कनेक्शन भी जोड़ने की कोशिश की गई है ताकि काशी दुनिया के नक्शे पर चमके। बिल्कुल, और जो देखिए, काशी को सिर्फ शिव की नगरी के तौर पर नहीं देखा जाता। काशी में सारनाथ है, बुद्धिस्ट बौद्धों का भी सबसे बड़ा, उनका कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगह है, उनका धार्मिक स्थान है। तो काशी जो है हिंदुओं का, बौद्धों का एक ऐसा स्थल है, एक ऐसी नगरी है जिसे दुनिया भर में लोग जिसे पूछते हैं, जिसके लिए लोग आते हैं। तो जब शिंजो आबे आए थे, और आप याद करिए उस वक्त क्योटो और काशी की चर्चा हुई थी, तो अगर आप क्योटो और काशी क्योटो बना कि नहीं बना, ये तो विरोधियों के चर्चा की बात है या विरोधियों के मुद्दे की बात है। लेकिन जापान और भारत का एक प्रतीक जरूर इस कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष नाम पूरी तरीके से आध्यात्मिक भारतीय नाम है, उसका उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक अलग पहलू है। लेकिन जो इसका स्थापत्य कला आप देखिए, या फिर इसकी जो आप वास्तु देखिए, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जापान और भारत के प्रतीक को एक साथ दिखाने की एक कोशिश है, और काशी को और वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मेलनों के माध्यम से लाने की एक बड़ी कोशिश है। आप आने वाले वक्त में देख सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग देशों के समिट होते हैं, चाहे दिल्ली समिट हो, आगरा समिट हो, ऐसे काशी समिट हो सकता है, ऐसे वाराणसी समिट हो सकता है। इसलिए इस तरीके का ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ताकि देश में एक बड़े समिट स्थल के तौर पर भी काशी की पहचान हो। बिल्कुल 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 सही कहा। और जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ पहली बात हाथ मिलाया, शिंजो आबे काशी आए, जापान
के सहयोग के साथ काशी के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, काशी को क्योटो बनाने की बात, मुझे अभी भी याद है कि उस दौरान ये बात कही गई थी, काशी को क्योटो बनाया जाएगा। हालांकि ठीक है, विरोधी इस पर अपनी बात जरूर रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसी सपने की बात करें 2016 और फिर उसके बाद 2015 और फिर उसके बाद आज हम 2021 में खड़े हैं, बार बार इसका जिक्र जरूर होगा, खासतौर पर अगर आने वाले चुनावों की बात करें तो काशी कितनी बदली? देखिए नवजोत, काशी बहुत बदल चुकी है। जो लोग आज से 7 साल 8 साल पहले अगर काशी आए हों और अगर आज काशी आए हों, हर हर महादेव। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधा मोहन सिंह जी, काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हों, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को
इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। साथियों, भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष प्रक्षकाः मम आज्ञया महासेन सर्वेषां हित काम्या, अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। साथियों, बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी हैं, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है। इसी तरह
पिछले 6-7 सालों में बनारस के हैंडीक्राफ्ट और शिल्प को भी प्रमोट करने, मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है। इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है। यहां व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। रुद्राक्ष इन गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। अब ये काशी वासियों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह भी करता हूं कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। काशी के सांस्कृतिक सौंदर्य को, काशी की प्रतिभाओं को इस सेंटर से जोड़ना है। आप जब इस दिशा में काम करेंगे तो आप काशी के साथ पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे। जैसे जैसे ये सेंटर सक्रिय होगा, इसके जरिए भारत जापान के रिश्तों में, उस रिश्तों को भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, महादेव के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में ये सेंटर काशी की एक नई पहचान बनेगा, काशी के विकास को नई गति देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं फिर एक बार जापान सरकार का, जापान के प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और बाबा को यही प्रार्थना करता हूं, आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सजग रखें और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करने की आदत बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ इस सेंटर की खासियतें उन्होंने गिनवाई। बता दें कि 186 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। रुद्राक्ष शिवलिंग के आकार में बना हुआ है ये सेंटर। जापानी और भारतीय वास्तु शैलियों का संगम है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और इसको डिजाइन किया है जापान की एक कंपनी ने। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत अहम अभिषेक, वही सारी बातें जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से पर्यटन की बात हो कि काशी को दुनिया के नक्शे पर चमकाना है या फिर अध्यात्म की बात हो, क्योंकि बहुत सारी खूबियां काशी अपने आप में समेटे हैं और किस तरीके से उसको उजागर किया जाए, ये सेंटर उसमें बहुत अहम भूमिका आने वाले दिनों में निभाने वाला है। बिल्कुल नवजोत, प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से इस सेंटर को, किस तरीके का ये सेंटर होने जा रहा है, किस तरीके से प्राचीन काशी और आधुनिकता का ये मेल का एक सेंटर होगा, किस तरीके से भारत और जापान के मित्रता का प्रतीक होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो और जापान एक नेचुरल अलायंस है इस पूरे इलाके, इस पूरे रीजन में, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष का वर्णन किया कि आखिर शिव के अश्रु से निकला हुआ ये रुद्राक्ष है और बहुत सारे समस्याओं को ये खत्म करता है। प्रधानमंत्री ने इसकी भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि काशी जो है और काशी की जो संस्कृति है, काशी का जो संगीत है, वो सब कुछ रोम रोम में बसता है और उन्होंने काशी वासियों को
इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि जिस तरीके से कोरोना काल में काशी ने अपना मॉडल खुद बनाया और किस तरीके से न सिर्फ लोगों को बचाया बल्कि सृजन के साथ साथ चलता रहा। यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि इस दौर में जब कोरोना अपने पीक पर था, कोरोना अपने भयावह दौर में था, तब भी यहाँ सृजन, यहाँ निर्माण चल रहा था। और ये उसी का नतीजा है कि दूसरे वेव के खत्म होने के बाद इतनी सारी जो योजनाएं, परियोजनाएं, इसको प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाई। लेकिन सबसे अहम बात इसी बात को लेकर के उन्होंने कही कि काशी की संस्कृति को, उसकी पुरातन पद्धति को, प्राचीन काशी के परंपरा को समेटते हुए और आधुनिकता को उसमें जोड़ते हुए भारत और जापान के मैत्री के प्रतीक के रूप में इसे बनाया गया है। और ये आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत जापान बल्कि दुनिया के से आने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। और इसमें जो इसकी खूबियों की भी उन्होंने चर्चा की कि आखिर क्यों इसका नाम रखा गया रुद्राक्ष, किस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आया। प्रधानमंत्री ने आज इन तमाम चीजों की चर्चा की है और अपने छोटे से भाषण में, बहुत लंबा उन्होंने आज नहीं बोला है, मुझे लगता है 15 मिनट के आसपास उन्होंने या 20 मिनट के आसपास उन्होंने ये इस कन्वेंशन सेंटर में भाषण दिया है। और जापान और भारत की मित्रता को और जापान और भारत के आपसी परंपरा और सहयोग को उन्होंने एक बार फिर से रेखांकित किया है। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको क्योटो और काशी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप देखिए उसी की एक झलक और उसी की वो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। बिल्कुल, चलिए ये तो बात रुद्राक्ष सेंटर की हुई, दोनों तस्वीरें। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री BHU भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था। लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। रुद्राक्ष के रूप में
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशी वासियों को सौंपने जा रहा हूं। काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य के कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है, लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों, आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।